Welcome back dear students, welcome again to our YouTube चैनल। सो आज हम +1 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि इलास्टिसिटी चैप्टर से हम ले रहे हैं और ये पेपर में और कॉम्पिटिटिव में काफ़ी बार पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। स्ट्रेस वर्सेस द स्ट्रेन, इसको अगर हम कहें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कैसे स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ती है, कैसे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है, ये कर्व आपको पूरा बताती है। तो इसमें स्ट्रेस को प्लॉट करना है अगेंस्ट द स्ट्रेन। तो कैसे ये इसमें क्या क्या हम देखते हैं पूरा इस वीडियो में हम करेंगे। तो पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डायरेक्ट हम देखें अगर प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये सही मानी जाती है ओनली फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन डेट इज़ 0.3% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। यानी नेग्लिजिबली थोड़ी अगर हम स्ट्रेन हो, थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ हो तो वो थोड़ा प्रोपोर्शनेट जाती है कर्व। अगर वायर को हम ग्रेजुअली लोड करते जाएं एंड स्ट्रेन प्रोड्यूसेस प्लॉटेड वर्सेस स्ट्रेस, देन द ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा। यानी अगर हम स्ट्रेस देते जाएं, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी लोड पाने से, तो वो लीनियर नहीं रहेगा, वो इस तरह से ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट हम पॉइंट देखते हैं OP, जो हमारा O से लेके P तक जो ग्राफ है इसके बारे में देखेंगे। जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसमें बता रहा है जो जितनी स्ट्रेस देंगे उतनी स्ट्रेन आएगी। तो ये हुक्स का लॉ जो है अप्लाई कर रहा है। जो पॉइंट P है इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं, यानी P पॉइंट तक प्रोपोर्शनेट चलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल जा रही है। उसके बाद P के आगे बात करेंगे नंबर 2। इसमें जो ग्राफ है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो अब स्ट्रेट नहीं रहा, इसमें आपका PE ग्राफ शो कर रहा है। यानी P से E तक जाएं तो अब हमारा ग्राफ थोड़ा सा कर्व होना शुरू हो गया है। इफ़ द वायर इज अनलोडेड एट E and the graph between stress and strain is found to be in reverse direction, that is the EPO, then the E is called the elastic limit. Then the portion of the graph between O and A is called the elastic region. It may be pointed out as the Hooke's law is not a y between P and E. पहली तो बात करेंगे P and E में हुक्स लॉ नहीं आ रहा है और हमने क्या किया, वायर के ऊपर लोड डाला है यानी वेट लटकाया है। तो अगर हम E पॉइंट से अभी हम वेट को ख़त्म करना शुरू कर दें, यानी वेट कम कर दें, तो वो क्या होगा, वो रिवर्स आ जाएगी स्ट्रेन, डेट इज़ द EPO में बैक आ जाएगी। यानी वो थोड़ी अपनी जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है उसको रिटेन करेगा और ओरिजिनल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा मटेरियल। तो इसलिए E को हम इलास्टिक लिमिट मान लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें O एंड E जो रीज़न है ये इलास्टिक रीज़न होगा। यानी इस तक अगर हम कर देंगे तो हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से द्वारा फिर वो नॉर्मल पोजीशन के ऊपर बाहर आ सकती है। ठीक है। अब हम 3 नंबर कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या हो रहा है, अगर आपकी जो वायर है डेट इज लोडेड बियॉन्ड E के आगे आपने वेट डालते गए, स्ट्रेन इंक्रीज कर रही है ज़्यादा रैपिडली स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी अब यहाँ स्ट्रेस इतनी नहीं बढ़ रही, स्ट्रेस इतनी है पर इस पॉइंट पे आके आपकी स्ट्रेन की वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी आपने यहाँ देखिए इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई है। ठीक है, बढ़ रही है। तो द स्लोप बिटवीन ग्राफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आफ्टर पॉइंट E बिकम क्वाइट स्मॉल, और यहाँ पे EA कर्व देती है, यानी EA कर्व आपकी जो स्लोप देती है। इफ़ द वायर इज़ अनलोडेड एट A, अगर हम A पॉइंट से वेट हटाना शुरू करें तो ग्राफ जो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल नॉट बी अलोंग AEPO, तो वो AEPO के अलोंग नहीं आएगा, बट इट विल बी शॉन बाय डॉटेड AO डैश। तो ग्राफ क्या आएगा, AO डैश, यानी ओरिजिनल नहीं आएगा, बैक नहीं जाएगा। यानी
ए से अगर हम इतना स्ट्रेस करेंगे ए तक और हम उसको बैक करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ ए ई पी ओ नहीं बनेगा, बनेगा ए ओ डैश। ठीक है। So therefore, even the wire is completely unloaded, the length increase permanently by some amount corresponding O dash. It is called a permanent set. अब हमारी लेंथ कितनी बढ़ गई है, O डैश, ये स्ट्रेन है, इतनी लेंथ बढ़ गई है जो परमानेंट रहेगी, इसको हम परमानेंट सेट कह देते हैं। उसके बाद आता है जी पॉइंट आपका 4 पॉइंट क्या आपका शो करता है, देखिए स्टूडेंट्स 4 पॉइंट में क्या है, ए के आगे लेंथ जो वायर है वो इंक्रीज़ करेगी फॉर नो इंक्रीज इन स्ट्रेस। ए के आगे सीधी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस आप कुछ नहीं दे रहे के आगे। सो यहाँ पे बिगिन टू फ्लो आफ्टर ए एंड कंटिन्यूज टू सी एंड ए द वायर जो बिगिन टू फ्लो इन द जील्ड पॉइंट। सो जहाँ पे जो है द पॉइंट ए जो है इसको जील्ड पॉइंट मानेंगे। The increase in length of the wire for the virtually no increase in stress is called plastic behavior. क्या मीनिंग है, अब आप कहाँ आ गए, 4th पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। ठीक है, ए के ऊपर अगर आ गए हैं, ए के आगे जा रहे हैं तो इसके आगे जाने से आपकी जो लेंथ है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जील्डिंग पॉइंट आ जाएगा ए जो है, तो यहाँ लेंथ बढ़ेगी, आपको यहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस आपने कुछ नहीं दी इतनी, बट आपकी जो स्ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा इस पर आएगी। तो यहाँ पे मटेरियल जो है प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। और अब हमारा 5 पॉइंट आ गया। सी के आगे अगर आप जाओगे तो ग्राफ आपका इंडिकेट करता है कि लेंथ ऑफ द वायर जो है इंक्रीज़ करती है अगर आपने कम्प्लीटली अनलोड कर दी। अब आपने पूरा अनलोड कर दिया फिर भी लेंथ बढ़ रही है। सो इन दिस रीजन द कंस्ट्रिक्शन दैट इज़ द नेक एंड वेस्ट डेवलप फॉर द फ्यू पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वायर। As a result, the wire break ultimately correspond to the B and it is called the breaking point. The portion of the graph between point E and V is called plastic region. तो अब आप देखिए यहाँ पे C के आगे चल गए, इसके आगे आपने स्ट्रेस देनी शुरू की तो यहाँ आपके क्या आने शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, नेक एंड वेस्ट बनेगी, यानी ऐसे ये नेक बन गई, ये बेस्ट बन गई, यानी इस तरह से बीच में से पतली होके स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी, तार पतली हो रही है, मोटी हो रही है, यानी अब ये टूटने की कगार पे आ गई है। तो अब स्ट्रेस आपने हटा दिया बट फिर यहाँ पे टूट जाएगी। तो आपका जो ई एंड बी है इस रीजन को आप क्या कहोगे, प्लास्टिक रीजन। अब इसके आगे जो है लेंथ ओरिजिनल नहीं होगी, ये परमानेंट हो गया है। तो आपका जो स्ट्रेस है कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बी, इट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। बी पॉइंट के ऊपर जितनी आपकी स्ट्रेस है वो क्या है, ब्रेकिंग है और अल्टीमेट स्ट्रेस है। द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इक्वल टू द ब्रेकिंग लोड, ये ब्रेकिंग लोड के अकॉर्डिंग होगा। और द मटीरियल ऑफ द वायर जो है विच ब्रेक सून एज द स्ट्रेस इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक एलिमेंट इज कॉल्ड द ब्रिटल। जो इलास्टिक एलिमेंट के आगे स्ट्रेस देने से मटेरियल टूट जाता है वो ब्रिटल होता है। ग्राफिकली फॉर सच मटेरियल द पोर्शन ऑफ ग्राफ ई एंड वी ऑलमोस्ट जीरो। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल ऑफ वायर विच हैव द क्वाइट गुड प्लास्टिक रीजन दैट इज द डक्टाइल, सच मटेरियल कैन बी इजीली चेंज इनटू डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। यानी जो ई जो रीजन है जो ब्रिटाइल मटेरियल होगा जिसकी आपकी डक्टाइलिटी नहीं होगी, ई के आगे इसका ग्राफ नहीं बनेगा और यहाँ पे आके ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। और जिसकी ज़्यादा प्लास्टिक लिमिट है वो आपका बी तक जाएगा तो उसको आप डक्टाइल मानेंगे। ई एंड बी तक उसको जा सकता है, ई और बी के बाद ही भी टूटेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेस वर्सेस द स्ट्रेन। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन पुट कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।